सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा जी। फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आम आदमी को करारी चपत लग रही है, घर का सपना महंगा हो गया है। अब मनमोहन जी किससे सलाह लेंगे? देखिए, हम लोग को समझना चाहिए, सरकार को मज़ा नहीं आता है दाम बढ़ाने में। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमको फॉरेन एक्सचेंज से पेट्रोल खरीदना पड़ता है। अगर हम सब्सिडी देते हैं पेट्रोल में, मतलब कि हम महंगा खरीदें और सस्ता बेचें आपको, तो सरकार का जो ये धन लगेगा वो धन कहाँ से आएगा? प्लान एक्सपेंडिचर से हम काट नहीं सकते। तो जो ये आज हम सामाजिक कल्याण के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, 4 लाख करोड़ स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, नरेगा में दे रहे हैं, भारत निर्माण में दे रहे हैं, ये पैसा फिर ये सब योजना रुक जाएंगी, विकास रुक जाएगा। तो ये जनता को समझना चाहिए कि केंद्र जो ये सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, ये देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये करना पड़ता है। और अभी भी जो पेट्रोल का दाम भारत में है, वो जो हमारे जितने आसपास के देश हैं अभी भी कम है। अभी भी हम सब्सिडी दे रहे हैं एलपीजी। मतलब भारत को तुलना अपने आसपास के देशों से करना चाहिए या अमेरिका से करना चाहिए, जहां 42 रुपये आज की डेट में दाम है? देखिए, उनका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनका इंपोर्ट बिल इतना नहीं है जितना हमारा है। वो 60% अपना ऑयल खुद निकाल लेते हैं, हमारा तो 18% में नहीं निकलता है। और दूसरी बात है कि अमेरिका बहुत एडवांस्ड इकॉनमी है। अमेरिका तो उसके तुलना हम नहीं कर सकते। विकास नहीं, नेपाल, भूटान है, पाकिस्तान है, सीलोन है, हमारे जो और पास के देश हैं। तो मैं इसमें है समझना चाहिए कि सरकार सब्सिडी अगर करेगी पेट्रोल पे, तो दूसरे जगह पे नुकसान होगा, जो हमारी ग्रोथ बात समझ लेते हैं। समस्या है, चलिए ठीक है। रसोई गैस आम आदमी के ऊपर सीधी करारी चपत, और वो भी 1-2 रुपये नहीं, 4 रुपये नहीं, पूरी सब्सिडी हटाई जाएगी, 300 रुपये के करीब लगेगी चपत। सरकार क्यों नहीं समझ रही इस चीज़ को कि इससे आम आदमी टूटेगा? उस केरोसिन की बात की जाती है जिसको आम आदमी के नाम पे लिया जाता है। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये जितनी भी केरोसिन होती है उसकी 50% से ज़्यादा, एक रिसर्च हुआ है 70%, मैं 50 मान के चल रहा हूँ कि ब्लैक में और नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भेजा जाता है। उसको सब्सिडी हटाई जा सकती है। वो केरोसिन हम है समाज के बहुत बीपीएल परिवार तबके के लिए जाता है वो। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये तो जो राज्य सरकारें हैं जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं, ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि इसको रोका जाए, इसमें मिलावट इसमें मिलावट रोकी जाए। सारा अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग के जितने कानून हैं सब राज्य सरकारों के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। इसको जमाखोरी को, होर्डिंग के खिलाफ, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ तो हम तो दे रहे हैं जनता के लिए। अब हम एलपीजी दे रहे हैं जनता को घर के लिए, जनता उसको वो दे रहा है एजेंट होटल के लिए। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन रसोई गैस के दाम को सीधे बढ़ा के आम आदमी के ऊपर तमाचा नहीं मारना। जितना कम से कम बढ़ना चाहिए, मैं उस पक्ष में हूँ। और अभी तो बढ़ा नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, टीवी में देख रहे हैं और शायद आज आ रहा है कि इसको डिफ़र कर दिया गया, टाल दिया गया। तो ज़रूर सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके सहमत हूँ कि कम से कम भार जनता पे पड़े, और जो बीपीएल परिवार है या जो लोअर इनकम के ग्रुप के लोग हैं और जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, मुकेश अंबानी को गैस उस दाम पे मिले, उसी दाम पर पे उसके चपरासी के लड़के को मिले, ये बात गलत है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी, इनकम देख करके, स्टेटस देख करके ही भी हम दाम फिक्स कर सकते हैं। क्या जो हमारे बीपीएल परिवार के लोग हैं, एपीएल परिवार के लोग हैं, उनको इस रेट पे मिलेगा और जो प्रसन्न जी हैं उनको इस रेट पे मिलेगा? ये बन सकता है कानून। आपसे अब आपके परिवार के बारे में पूछते हैं। आप टिहरी से सांसद हैं, आपने बात के लिए 110 करोड़ रुपए पास करवाए, लेकिन अपने पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनके कद जो पुराने समय के लोग हैं, आज भी ऐसे कदावर नेता माने जाते हैं जो उत्तर प्रदेश में बिरले ही हुए, उनके नाम पे एक संग्रहालय बनना था बुघाड़ी में, उनके मूल गांव में, लेकिन वो संग्रहालय का जर्जर स्थिति में है। आप 110 करोड़ रुपए पास करवा सकते हैं अपने गांव में, अपने पिताजी के नाम पे संग्रहालय बनाने में क्या दिक्कत आती है? बहुत ही आपने ऐसा भावुक प्रश्न मेरे सामने उठाया है। देखिए, स्वर्गीय पिताजी राजनीति से ऊपर हुए, आज राजनीति में नहीं है। एक उन्होंने सम्मान कमाया, एक उन्होंने गरिमा कमाई, जिसका सम्मान किया राजनीतिक दलों ने और उत्तराखंड की सरकार ने। जब हमारी सरकार थी वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा आवास है, पैतृक आवास बुगाड़ी में, वो अगर हम सरकार को दान में दे दें
तो सरकार वहाँ संग्रहालय बनाएगी स्वर्गीय पिताजी के लिए, जहाँ उनके भाषण, उनकी सोच, उनके विचार सब रखे जाएंगे, उसका संग्रह किया जाएगा। हम सारे परिवार के लोगों ने तत्काल आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले सारी की सारी संपत्ति स्थानांतरित कर दी, ट्रांसफ़र कर दी स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम म्यूटेट हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, पहले खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, फिर निशंक मुख्यमंत्री थे, फिर खंडूरी मुख्यमंत्री हुए। तो उत्तराखंड शासन का जो जियो था कि यहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा, उसमें मात्र 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिससे कि उस मकान की थोड़ी सी मरम्मत होकर के वहाँ पे रास्ता वास्ता बनना था। और खेद की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। जब मैं इस वर्ष पिताजी के जन्मदिवस के अवसर पर गाँव गया था, तो मैंने अपील करी थी सरकार से कि आप वापस कर दीजिए हमको, क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुकी है प्रॉपर्टी, राज्य सरकार के नाम चढ़ चुकी है। हमने अपील किया है परिवार ने कि भाई आप ये संपत्ति हमको वापस ट्रांसफ़र कर दो, ये संपत्ति नष्ट हो जाएगी और इसको हम संभाल लेंगे। मुझे आश्वस्त किया गया था वहाँ के विधायक के द्वारा, जो बीजेपी के हैं, कि नहीं इसमें काम शुरू होगा। इतनी बारिश हो गई, समय बीत गया, लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे बीजेपी के सम्मान के साथ कहेंगे कि वो अपने ही नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में लोग कहते हैं हिमालय का चंदन हेमवती नंदन, और उनका संग्रहालय की दुर्दशा हो, तो ये तो सोच दिखाती है कि कितनी क्या सोच का स्तर है इस सरकार का, जो आज वहाँ चल रही है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जो बहन थी, वही खंडूरी जी की माता थी। आप रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। बिल्कुल। तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में ढीला हवाली कर रहे हैं। वो भाई हैं मेरे, लेकिन बेचारे दूरी इतनी जितनी साउथ पोल और नॉर्थ पोल में। 20 वर्ष से मैं बीजेपी और आरएसएस वहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिताजी की सोच सेकुलर थी, वो भतीजे हैं रिश्ते में पिताजी के, लेकिन उनके विचारों और भावनाओं से कोसों दूर हैं। सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे उनसे बड़े मधुर संबंध हैं, लेकिन राजनीति में आमने सामने हैं। उन्होंने क्यों नहीं किया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और निशंक जी ने क्यों नहीं किया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उनको लगता है कि अगर बहुगुणा जी की यहाँ पे हम गरिमा को या छवि को बढ़ाएंगे स्वर्गीय बहुगुणा जी की, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्य वोट की दृष्टिकोण से होता है क्या, और इसीलिए उनकी हार होगी, इसीलिए उनकी सरकार जाएगी, क्योंकि शासन जनता का होता है, सरकार जनता की होती है। लेकिन जब सरकार केवल पार्टी का काम करने लगे और पार्टी के हित में सोचे, वहाँ जनता नाराज़ हो जाती है। यही फ़र्क है शासन में बीजेपी और कांग्रेस के। हमारी गवर्नमेंट जब भी आती है, हम उसको पार्टी के जैसे नहीं चलाते। इन्होंने तो जो सचिवालय है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया है। कोई काम नहीं कर सकता सिवाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, ठेकेदारों के, कुछ काम नहीं हो सकता। डीएम, एसएसपी का ट्रांसफ़र सब बीजेपी से, आरएसएस से रूटेड है। तो ये जो है ना, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय दल बीजेपी जो है, उसकी सोच अभी भी जो है वो बदली नहीं है, और केवल विद एन आई ऑन दी वोट काम करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया के प्रभारी बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। वैसे में आपकी क्या सोच होगी कि कांग्रेस को कैसे मीडिया में महत्व दिया जाए? देखिए, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय और निर्भीक मीडिया ये बहुत आवश्यक है। और बड़ा सम्मान होता है, हमको हर्ष होता है, खुशी होती देख के कि हमारे जो देश का मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो एक समाज के दर्पण के रूप में आज सामने दिख रहा है, उजागर कर रहा है कमियों को। तो हमको प्रोत्साहन देना है, हमको क्रिटिसिज्म, आलोचना से घबराना नहीं है। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपका मित्र है, क्योंकि जब आपकी आलोचना करेगा तो आपको मौका दे रहा है कि आप अपने को सुधार सकें। और जो चाटुखोर होता है वो आपको ले जाके गड्ढे में डाल देगा एक दिन। तो हम चाहते हैं कि मीडिया जागरूक रहे, निर्भीक रहे, निष्पक्ष रहे। मीडिया नेता ना बनाए, स्वयं राजनीति में किसी एक मुद्दे को राजनीतिक ढंग से ना उठाए, लेकिन जहाँ जो कमी है सिस्टम में, शासन में, अनुशासन में, उस पर ज़रूर ध्यान दे सरकार का, और सरकार को सम्मान करना चाहिए मीडिया का। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एक तालमेल मीडिया के साथ होना चाहिए। आप बुलाते हैं लोगों को, उनकी राय लेते हैं,
एक अवसर देते हैं, आप तो एक अवसर देते हैं लोगों को कि अपनी बात रख सकें। इसी अवसर पे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। आप उत्तराखंड योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आपकी सरकार आई तो उत्तराखंड के लिए आपका विजन क्या होगा? देखो, जो हिमालय के राज्य हैं वहाँ का जो जीडीपी ड्राइवर है, विकास केवल ऊर्जा और पर्यटन पे है। स्वर्गीय पिताजी की सोच थी कि एक हिमालयन विकास परिषद बनना चाहिए, जिसका कि केंद्र में मंत्री होना चाहिए और सारे हिमालय राज्यों की एक प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, टूरिज़्म का, इरिगेशन का, एग्रीकल्चर का, पावर का। ये प्रयास ज़रूर अवश्य होना चाहिए। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर की एक जैसी नीति बने। जो मानक है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, वो मैदानी क्षेत्रों से बहुत भिन्न है। आपको डिफरेंट पॉलिसी चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे रोड्स की हो, चाहे आपकी हॉर्टिकल्चर की हो, चाहे आपकी टूरिज़्म की हो। तो उत्तराखंड में पर्यटन कैसे बढ़ाया जाए, नए मसूरी, नैनीताल कैसे निकाले जाएँ, क्योंकि सैचुरेशन हो रहा है। बहुत अपार सुंदरता है। मैं तो विश्व घुमा हुआ हूँ। स्विट्ज़रलैंड क्या है हमारे उत्तराखंड के आगे? पानी है, जल है, पहाड़ है, पक्षी हैं, नेचुरल ब्यूटी है। तो यहाँ के पर्यटन बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना। और ऊर्जा, आज ऊर्जा प्रदेश कहने वाले प्रदेश में 1100 मिलियन यूनिट की कमी है। क्यों? क्योंकि जब निशंक जी मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने 1100 मेगावाट के ऐसे ठेके दिए मनमानी से बिजली उत्पादन के, हाइड्रो के, कि सब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए। ये 4 साल में जो डिले हुआ, जो वरना अब तक बिजली शुरू हो गई होती, जो इन्होंने गलत अनियमितताएँ करी, उससे नुकसान किसका हुआ? राज्य का नुकसान हुआ कि उतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रुक गए। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से बढ़ाया जाए, पर्यटन को बढ़ाया जाए, केंद्र के साथ तालमेल करके काम किया जाए। राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार को कोसती है, जबकि आज केंद्र सरकार की वजह से ही उत्तराखंड में विकास हो रहा है। उत्तराखंड का विकास केंद्रीय योजनाओं की वजह से हो रहा है। टिहरी की झील है, इतनी बड़ी झील भारत में शायद कहीं नहीं होगी, 70 किलोमीटर लंबी और 1000 फीट गहरी, हिमालय में आज तक। और ये झील राज्य का विषय है। 5 साल हो गए, लेकिन पर्यटन से जोड़ने के लिए कोई काम राज्य सरकार ने नहीं किया। अगर इसको पर्यटन से जोड़ दें, इस झील को, तो पूरे उत्तराखंड की इकॉनमी सुधर सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा सुबोधकांत साय जी का, जो पर्यटन मंत्री हैं। वो मिले थे, हमने उनसे अनुरोध किया, वो टिहरी आए थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपये तत्काल दे दिए राज्य सरकार को कि वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करो आप। तो सोच नहीं है इनके पास, विजन नहीं है डेवलपमेंट का। कांग्रेस की सरकार आती है तो केंद्र के साथ तालमेल करके, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी से मदद लेकर के, और वहाँ का रूप स्वरूप बदलेंगे। हमने उत्तराखंड को एक देवभूमि से जो है वो औद्योगिक भूमि बना दिया। कोई सोचता था कि हरिद्वार में और पंतनगर में और सिलाकुई में 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा? आया, कांग्रेस लाई। इनके ज़माने में एक नया उद्योग नहीं आया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में थे आप विजय बहुगुणा जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।